अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वादी तेरह के मामले पर रवैया एक वाज़े दोहरे मयार की अक्कासी करता है। एक तरफ खुद सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए जिरगे और मुशावरत के बाद नकल मकानी को मामूल का हिस्सा करार दिया जाता है, फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, और दूसरी तरफ इसी अमल को अचानक इंसानी बहरान बनाकर पेश किया जाता है। सवाल ये है कि अगर नकल मकानी हुकूमत की अपनी पॉलिसी और फैसले के तहत है तो फिर जिम्मेदारी किसी और पर डालने की आखिर मंतक क्या है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर कराची है किसका। कराची मुल्की मौशी शाहरग आज भी एक बुनियादी सवाल की जद में है कि आखिर इस शहर का वाली वारिस कौन है? विफाक, सूबा, या वो अवाम जो रोज़ लाशें, भत्ता और खौफ और बद इंतज़ामी झेलते हैं? मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिक्योरिटी वापस लेकर कराची को डराया नहीं जा सकता, जबकि सूबाई हुकूमत दावा करती है कि सब कंट्रोल में है और MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। अगर वाकई सब ठीक है तो फिर ये शहर हर चंद माह बाद अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत आखिर क्यों बन जाता है, ये सवाल है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान से नई डील के लिए कौन सी 4 शराइत आयद करना चाहती है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान के लिए नई डील की 4 शराइत दरअसल मुआहिदा नहीं बल्कि दबाव का ऐलान है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका आखिर क्या चाहता है, असल सवाल ये है कि क्या यकतरफा शराइत पर कोई पायदार अमन मुमकिन है या नहीं। ये तमाम सवाल आते हैं जिनके जवाब अपने पैनल से हम आज जानेंगे। डिस्कशन के लिए पैनल मौजूद है। मैं तारुफ करा देती हूँ। सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आमिर खाकवानी साहब, नसीर वाक़ा साहब और अंजा साकिब साहिबा IR एक्सपर्ट भी आज की डिस्कशन का हिस्सा होंगी। लेकिन आगाज़ सजाद मीर साहब से करना चाहूँगी। सजाद मीर साहब, सबसे पहले हम वादी तीरा की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। सर, सवाल ये है कि अगर बर्फ़बारी के दौरान वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी जो है वो एक मामूल का अमल है, तो फिर इसे इतना कंट्रोवर्शियल आखिर क्यों बनाया गया है? क्यों जो वफाकी हुकूमत है उस पर सारा मलबा डाला जा रहा है, इदारों पे मलबा डाला जा रहा है, और सूबाई हुकूमत जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने से सिर नज़र आ रही है यहाँ पे भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर फ़ंड है, तकरीबन 4 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया गया है इस अमल के लिए। वो फ़ंड फिर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? असल में खैबर पख्तूनख्वा में अजीब सूरत पैदा हुई है। किसी बात को वफाक के सर पर डाल दिया जाता है, किसी को सूबे के सर पर डाल दिया जाता है। सूबे वाले ये कहना चाहते हैं कि वहाँ जो भी कार्रवाई होती है दहशत गर्दों के खिलाफ, वो इसका हिस्सा नहीं है। और ये वो बयानियाँ हैं जो इस वक्त ना वफाक को काबिल कबूल है, ना फौज को काबिल कबूल है, ना पाकिस्तान का इस वक्त इज्तिमाई फिक्र यही बनती है कि जो कुछ किया जा रहा है वहाँ दहशत गर्दों के खिलाफ वो गोया उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। यहाँ तक कहा जा रहा है, अब भी कहा जा रहा है मुज़ाकरात होने चाहिए। और तीरा का इलाका वो इलाका है जहाँ के बंग काश की जाती है, और बंग इतनी काश की जाती है कि उसका पैसा जो है वो किन लोगों को जाता है, कैसे लोगों को जाता है और कहाँ खर्च होता है, इसके बारे में एतराज़ात हैं, शिकायत हैं। वफाक को कह लीजिए या हुकूमत को कह लीजिए या रियासत को कह लीजिए, किसी को कह लीजिए, शिकायत मौजूद है। ये शिकायत भी मौजूद है। और दूसरी बात ये कि हर मौसम में जब सर्दियों का मौसम आता है तो लोग वॉलंटरी तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से हिजरत करते हैं, और हिजरत करने में हुकूमत उनकी मदद करती है, और मदद के लिए पैसे मुख्तस किए जाते हैं। और ये पैसे जो हैं सूबाई फंड में जो है मुख्तस किए गए हैं, किसी वफाकी फंड के तहत अलग नहीं दिए गए। ये पैसे ले लो और इन लोगों को की हिजरत में मदद करो। वो एक रूटीन का अमल है जिसमें कोई गैर मामूली बात नहीं। सूबाई लोगों ने उसको भी छाना शुरू कर दिया, उसका भी केस बना लिया, उसका भी किस्सा कर लिया। अच्छा, बहुत सी किस्में कहानियां सुनाई जाती हैं, बहुत सी बातें। मैंने बड़े गौर से इसको देखा है, कोई कहानी नहीं है। सिर्फ लोग जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सर्दियों में हिजरत भी करते हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं। रियासत उनको सपोर्ट करती है, पैसे देती है। अगर 4 बिलियन रुपए रखे गए हैं तो मामूली रकम नहीं है। लोगों की तादाद तक मालूम है कि कितने लोगों ने हिजरत करनी है, कितनों ने जाना है। वहाँ जो रिवाज है वो ये है कि किन घरों में जाना है, किन घरों में रहना है, किन लोगों के साथ रहना है, ये तक तय किया जाता है। वो एक ऐसा माशरा है जिसमें ये सारी बातें जो है पहले से तय कर ली जाती थी। जब वहाँ मिलिट्री हुए थे तब भी ऐसा होता था, लेकिन तब बड़े पैमाने पे होता था। अब ये छोटे पैमाने पे होता है कि बरादरियां, खानदान आपस में तय कर लेते हैं और इसमें हुकूमत करती है। इस बात को इस तरह ले जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। अब हो गया तो हो गया, बस ठीक है। सही।
ٹھیک ہے عامر خاقانی صاحب، آپ کی کیا ٹیک ہے؟ وادی تیرا کا جو معاملہ ہے اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی بھی ہے، لیکن سر جو آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی تھے اس میں موجود اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی تھے، یہ بات واضح ہو گئی کہ جرگے کے ساتھ پراپر طور پر مشاورت ہوئی صوبائی حکومت کی، اس کے بعد یہ نقل مکانی کا فیصلہ ہوا اور پھر ایک خاص فنڈ بھی مختص کیا جاتا ہے اس کے لیے، لیکن عوام کو سہولیات کیوں نہیں مل رہی؟ اداروں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وفاقی حکومت پہ کیوں الزام تراشی ہو رہی ہے؟ دیکھیں کافی ساری اس میں چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں، سچی بات ہے میں تو خود کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پایا. میں نے کافی وہاں پہ جو جرنلسٹ وہاں پہ گئے ہیں، جو وہاں پہ جنہوں نے وزٹ کیے ہیں، دیکھا ہے لوگوں کو اور ویلاگز وغیرہ بھی کیے ہیں، ان سے بھی انہیں بات کی ہے. مسائل تو وہاں کافی شدید ہے. دیکھیں یہ بات کہی جاتی ہے، اس میں بھی ہمارے میر صاحب نے کہا، ہمارے محترم استاد ہمارے سجاد میر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ وہاں پہ ہوتی ہے نقل مکانی. بالکل ٹھیک ہے، ہوتی ہے وہاں پہ بھی اور جہاں پہ بھی بہت ٹھنڈے علاقے میں ہوتی ہوگی، لیکن اس دفعہ کچھ غیر معمولی لگا ہے. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جب برف باری ہو رہی ہو چکی ہو، اس کے بعد نقل مکانی نہیں. جنہوں نقل مکانی کرنی ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ موسم کتنا شدید آنے والا ہے. مطلب جنوری میں تو شدت، ہر پنجاب میں بھی شدید سردی پڑ رہی ہے اتنی، تو وہاں تو خیر اس سے بہت پہلے مطلب ہر ایک کو اندازہ ہی ہوتا ہے نا. جس نے کرنا ہوتا ہے نقل مکانی وغیرہ وہ نومبر کے اینڈ میں چلے جاتے ہیں، دسمبر کے پہلے ہفتے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح ہزاروں کی تعداد میں قافلے بنا کے نہیں نکلتے. آپ دیکھیں نا کہ سڑکوں پہ برف جمی ہوئی ہے، فٹوں کے ساتھ برف جمی ہوئی ہے، گاڑیاں پھنس رہی ہیں اس میں، اور بچوں اور خواتین کو اور ساتھ ہیں، اور ناکافی انتظامات ہیں، اور اس میں قافلے نکلے ہوئے ہیں. یہ کچھ غیر معمولی ہے. یہ میرا خیال ہے وہاں کنفیوژن پھیلا ہے. جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مس مینج ہوئی ہیں، بہرحال وہ دونوں طرف سے ہوئی ہیں. میرا یہاں تک خیال ہے وہ وفاق سے بھی ہوئی ہیں، صوبے سے بھی ہوئی ہیں. میں مطلب سچی بات تو یہ ہے کہ کلین چیٹ وفاق کو میرے نہیں اس میں سمجھ آتی، اس میں نہیں بنتی. اس میں وہاں پہ کچھ چیزیں اب جب کہ وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا یا چیزیں ہوگی، یہ تھوڑا سا ارلی ہو جانا چاہیے تھا. جب یہ ہزاروں کی تعداد میں قافلے جا رہے تھے، دیکھیں نا آپ، جب دیکھیں تصویریں ہی آپ دیکھ لیں، فوٹیج دیکھ لیں، وہ تھاؤزنڈز آف پیپلز ہیں، لمبی لمبی قطاریں ہیں، اور ان کے پاس انتظامات نہیں، اور وہ سڑکیں اس وقت سفر کی قابل ہی نہیں ہے. جب اتنی برف پڑ رہی ہو تو اس میں کہاں وہ لوگوں نے پھنسنا ہی ہے نا. تو لوگ جو نقل مکانی کرتے ہیں وہ برف باری میں اور موسم کی شدت میں نقل مکانی نہیں کرتے. وہ تو ان کو پتا ہوتا ہے ہر سال انہیں جانا ہے، تو وہ صحیح ٹائم پہ نکل جاتے ہیں اپنے نیچے اپنے دوسرے علاقوں میں، شہروں میں، اپنے رشتہ داروں کے پاس، عزیزوں کے پاس، جہاں انہوں نے مہینہ دو گزارنا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، پہلے ہی گزر جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں جس کو کنفیوژن، جس کو دور ہونا چاہیے. لیکن جس طرح اب صوبے کے وزیر اعلیٰ اتنا سخت موقف اختیار کر رہے ہیں، وفاق کے لوگ کر رہے ہیں، اس سے بھی تماشا بن رہا ہے، کوئی اچھا تاثر نہیں مل رہا. آپریشن میں بالکل اس بارے میں بہت کلیئر ہوں کہ آپریشن ہونا چاہیے. وادی تیرا میں بھی ہونا چاہیے، کہ وادی تیرا میں آپریشن میں وہاں جو ملیٹنٹ گروپ کافی اچھے خاصے، اور یہ لوکل جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کافی اسٹرانگ ہے وہاں پہ. یہ جو منگل باغ کا جو گروپ ہے لشکر اسلام والا وہ بھی موجود ہے وہاں پہ، حافظ گل بہادر گروپ بھی موجود ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ بھی موجود ہیں، خاصے خطرناک ہے. اور آج نہیں ہے، تیرا میں تو آپریشن پہلے بھی ہو چکے ہیں. وہاں پہ خیبر 1، خیبر 2، 3، 4 یہ 2013-14 سے لے کے 17 تک آپریشن رہے گا. پھر ان کو بالکل صاف کر دیا گیا. لیکن جس طرح اب 2022 کے بعد سے لوگ آئے ہیں واپس، تو وہاں بھی آگے ہوں گے، وہاں اور اس کی ہے پریزنس وہاں پہ لوگوں کی، اس کی اطلاعات موجود ہے. تو میرا خیال ہے یہ موسم ہر آپریشن کے لیے بھی اور آپریشنل کاروائیوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ برف باری میں یہ لوگ بھی اپنی کاروائیں روک دیتے ہیں، اور آپریشن بھی ہونا مطلب فورسز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. برف ہی برف ہے نا، جہاں پہ آپ کے لیے موومنٹ ہی مشکل ہو جائے آپ کے لیے. تو بہرحال یہ مطلب ایک سچویشن ایسی ہے کہ اس کو سالو کرنا چاہیے، صوبے اور وفاق دونوں کو مل کے کرنا چاہیے، سچویشن کو سالو کرنا چاہیے. واقع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وادی تیرا کی جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، یہ صورتحال میں اگر ہم کے پی حکومت کی بات کریں تو کے پی حکومت کی طرف سے کیا وقت سے پہلے بر وقت جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے گئے، اور ابھی جو کر رہی ہے کے پی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر وہ خاموش نظر آ رہی ہے، اور جو ایکشن اسے لینا چاہیے وہ لے نہیں رہی، بلکہ زبانی کلامی بھی بات نہیں ہو رہی، اور سارا ملبہ اداروں پہ ڈالا جا رہا ہے. کس طرح سے آپ اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ اچھا، حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ دونوں حکومتیں، وفاقی بھی اور صوبائی بھی، کس طرح اس ایشو کو سیاست کے نظر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ سیاست کی جائے. ایک بات جو ہے یقینی طور پر یہاں پہ برف باری ہوتی ہے، ہم تمام پارٹیسپینٹس اس بات پہ متفق ہیں، وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی پتہ ہے، جرنلسٹ بھی وہاں گئے ہیں. دیکھیں یہ تو موسم ہے، اب موسمی اثرات پہ، برف باری پہ، اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہم ایک دوسرے کے مخالف بیانیاں بنائیں گے
تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا؟ بجائے ہم ان کو سہولتیں دیں جو بیچارے لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں، جو نقل مکانی کر رہے ہیں، ہم نے اپنی سیاستیں چمکائی ہوئی ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب بھی وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، برف زیادہ پڑتی ہے، اور دوسرے بھی پاکستان کے کئی حصوں میں اس طرح لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اب یہ عمل پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، اس کے انتظامات کی میں بات کر رہا ہوں، اور بنیادی اس کی ذمہ داری میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ صوبائی حکومت کی بنتی تھی، کیونکہ یہ ان کا زیادہ ایریا آف ورک تھا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن کب ہوگا، نہ ہو، برف باری ہو رہی ہے، تو آپریشن کرنے والوں کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ وہاں موسم بھی ٹھیک ہونا چاہیے، حالات بھی ٹھیک ہوں، تب بھی ایک کامیاب آپریشن کیا جاتا ہے۔ اگر اس بارے میں کے پی کے حکومت کا کوئی موقف ہے تو وہ اداروں سے بیٹھ کے طے کر لیں، اور یقینی طور پر پاکستان کا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو وہاں کی مقامی صوبائی حکومت کی بات نہ مانے، ان سے کوارڈینیٹ نہ کرے، بلکہ یہ ادارے تو بار بار وہاں کے پی کے کی مقامی حکومت کو یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ریزسٹنس کہاں سے آتی ہے؟ صوبائی حکومت کی جانب سے۔ صوبائی حکومت کہتی ہے جی کہ یہاں پر ابھی حالات نہیں ہیں اور یہ آپ آپریشن نہ کریں۔ جیسے ابھی خاکوانی صاحب نے کہا ہے، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ وہاں پہ کتنے بڑے بڑے ٹیررسٹ گروپ ہیں؟ آپ دیکھ لیں ابھی ماضی میں اسی وادی تیرہ میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، ٹیررسٹوں نے کتنے ہمارے مسلح افواج کے اوپر حملے کیے، اور یہ کوئی پرامن علاقہ نہیں ہے۔ اور واقعی صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہماری جو مسلح افواج ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہیں۔ بالکل، دیکھیے نا، یہ ان کا کتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ جو کام وفاقی حکومت کا تھا، ٹھیک ہے وہ وفاقی حکومت کے انڈر تو ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے ملک میں آتی ہے تو ہماری مسلح افواج کس جاں بازی کے ساتھ سامنے آتی ہیں، اور اپنے اس اصل فرض کے ساتھ ساتھ یہ فرض بھی نبھاتی ہیں۔ یہاں زلزلہ آ جائے، یہاں سیلاب آ جائے، یہاں برف ہو، یہاں کوئی ایمرجنسی کی صورت ہو، یہاں لا اینڈ آرڈر ہو، چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں، فوری طور پر ہماری مسلح افواج ہیں وہ ہمیشہ تیار کھڑی ہوتی ہیں۔ تو بجائے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں، جب ہم ان کے خلاف اپنا کوئی بیانیہ بنائیں گے نا، تو حقیقت میں وہ آپ ملک کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو واقع صاحب ابھی یہ جو صورتحال بن گئی ہے، اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کیا اقدامات ہیں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ سجاد صاحب سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گی۔ سجاد صاحب، صورتحال تو چلنے یہ بن گئی ہے، کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی جاگے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ دیکھیں، بڑے مزے کی بات میں کرنا چاہتا ہوں لائٹر موڈ میں، کہ اگر اس موسم میں ہجرت کرنا مشکل ہے اور اس برف کے ماحول میں لوگ ہجرت نہیں کرتے، پہلے کر لیا کرتے ہیں، تو اس ماحول میں کارروائی بھی نہیں ہوا کرتی، فوجی کارروائی بھی نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے بھی بہتر موسم کی تلاش کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہاں جو بھی ہو رہا ہے نا، وہ ہم نے اس کو عجیب جھگڑا بنا کے رکھ دیا ہے۔ صوبے اور وفاق کا جھگڑا نہیں ہے یہ۔ ایک طرف یہ بیانیہ ہے کہ دہشت گردوں کو یہاں واپس نہیں آنے دینا پاکستان میں، دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان سے بات چیت کرو۔ اچھا، بات چیت کا زمانہ گزر گیا ہے، اور جو لوگ ساری صورتحال سے واقف ہیں، افغانستان سے واقف ہیں، افغانستان میں کام کرنے والے گروپوں سے واقف ہیں، اور ان کے طریقہ کار سے واقف ہیں، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں ان سے آگاہ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان اصل میں ایک ہے اور ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو الگ الگ خیال ہے کہ کمدار گروپ اور کابل گروپ سب ہوگا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ استعمال اگر ہو رہے ہیں، اور بار بار اسرار کے مسلمان ملکوں کے بھی اسرار کے جو بہت قریب ہیں ان لوگوں کے، اور اس اسرار کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہے، اور وہ اس کی بات کی گارنٹی نہیں دے رہے کہ ان کی سرزمین جو ہے، لکھ کے گارنٹی نہیں دے رہے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی کسی دوسرے کے خلاف، تو یہ بات سوچنے والی ہے۔ یہ مسئلہ صرف ہماری سلامتی کا ہے۔ وفاق اور صوبے اور وفاق کا جھگڑا کیا ہے؟ صوبے کا یہ ہے کہ بانی سے ملاقات کرا دو، وفاق کا جھگڑا یہ ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، وہ بھی اپنی اڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسی لڑائی ہے جو بے معنی سی لڑائی ہے، اور جس نے اس ملک میں ساری ہماری جو
सूरत हाल है उसको खराब करके रखती है। बिल्कुल ऐसे मीर साहब एक और लड़ाई का जिक्र कर लेते हैं और वो लड़ाई हो रही है सूबे के अंदर ही। खैबर पख्तूनख्वा से हम सिंध का रुख कर लेते हैं। MQM ये मुतालबा कर रही है कि जो वज़ीर आला सिंध हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। शर्जील मेमन कह रहे हैं कि MQM के कहने पे तो हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बड़ा सानेहा रूनुमा होता है तो उसके बाद कराची में अपनी ही सियासत शुरू हो जाती है और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं? शर्मा जी, कराची की सूरत हाल के बारे में तो बहुत क्लियर हूँ कि कराची की सूरत हाल में जो भी सूरत हाल है, मैं तो बहुत लंबा अरसा चूंकि वहां रहा हूँ, अच्छा। बड़े वाजे हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची के लिए काम नहीं करेगी। और दूसरी बात, इस बात वाजे हूँ कि MQM ने कराची को तबाह किया है। यानी दोनों अदारे जो हैं एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे को तबाह करने के काबिल हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, शायद दोनों की भी उतनी बुनियादें नहीं है उस शहर में जितनी की होनी चाहिए, जितनी के वो क्लेम करते हैं, जितनी के दिखा दी गई हैं, जितनी के इलेक्शन में साबित कर दी गई हैं। मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। और उसका नतीजा ये है कि हम बहस तो ये करते हैं कि कराची को अलग कर दिया जाए, कराची को मरकज के तहत दे दिया जाए, कराची को जो है सूबा अलग बना दिया जाए। लेकिन ये एक फैक्ट है कि कराची सिंध के साथ मिलकर चल नहीं सकता और सिंध के लोग जो हैं कराची के बगैर सिंध पर हुकूमत करना जो है एक फजूल बात समझते हैं, क्योंकि असल जो उनको ताकत का सरचश्मा है वो कराची ही नजर आता है। वही दौलत है, वही सब कुछ है, वही जो कुछ भी है कराची में है। तो इस लिहाज से ये झगड़ा चलता रहेगा जब तक हम इसका कोई हल तलाश नहीं कर देंगे। हाल ये नहीं कि 18वीं तरमीम खत्म कर दी जाए। 18वीं तरमीम तो बहुत कुछ है और खत्म कर दिया जाए तो क्या खत्म किया जाए, क्या रखा जाए, क्या ना रखा जाए। और असल बात इतनी नहीं है। असल बात ये है कि वो ये कहते हैं कि कराची की हुक्मरानी के लिए कोई रवैया इख्तियार किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत कराची में मौजूद है वो कराची की नहीं लगती। मैंने सन 84 में गौस अली शाह को कहा था तमाम ऑडिटर्स की मौजूदगी में कि इस वक्त अगर सेक्रेटेरिएट में चला जाए, सिंध सेक्रेटेरिएट में, तो वहां एक उर्दू बोलने वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा। और ये फैक्ट था। आपने ब्यूरोक्रेसी वहां से ऐसी रख रखी है, यानी कि वो लोग कराची में मौजूद हैं जिनको कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इस पर गौर करने की जरूरत है, पीपल्स पार्टी को भी और MQM को भी। बिल्कुल सही है। आमिर खाकवानी साहब, कराची अगर पाकिस्तान की मईशत चला रहा है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो आखिर कराची लावारिस क्यों है? हर सानहे के बाद क्यों हम देखते हैं कि एक बहस शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो जाता है, बजाय कि चीज़ों को बेहतर करने का सोचा जाए, कोई लाहे अमल दिया जाए, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। और अभी भी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह मीर साहब ने कहा, कराची का मसला ही, प्रॉब्लम ही यही है कि पीपल्स पार्टी, चूंकि पीपल्स पार्टी ही सिंध में मुसलसल इलेक्शन जीत रही है, चौथी बार ये बनी है, वहां को मुकाबले में पार्टी है ही नहीं। मुस्लिम लीग नून एक जमाने में उन्होंने बनाया भी था 97 में, और इस पोजीशन में आ गई थी कराची में और अंदरून सिंध में भी वोट लेने की। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ही पंजाब पे इत्तफाक कर लिया और उसको सिंध को बिल्कुल ही छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ भी कोशिश करती शायद बंद थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो अब जो भी वजह है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है, मुकाबला है ही नहीं वहां पे। तो पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। मैं भी 2-3 हफ्ते पहले कराची में 5-7 दिन रह के आया हूँ, तो कराची तबाह हाल हो गया। मतलब ऐसा तबाह कराची हमने तो कभी नहीं देखा था। सड़कें टूटी पड़ी हैं। अमीर साहब अगर अभी आजकल दोबारा चक्कर लगे तो उनको तो बहुत दुख होगा। इन्होंने तो बहुत टाइम वहां पे गुजारा है, तवील अरसा वहां पे जर्नलिज्म सीनियर पोजीशनों पे रहे हैं। तो अब तो एक एक हर गली में, हर सड़क में, हर जगह पे गड़े हैं, टूटे पड़े हैं, बुरा हाल है। और ऐसे लगता है इसमें कोई वली वारिस वाकई नहीं है। और वो शदीद, मैं ज्यादा इसको अफसोस इसको होता है जिस बंदे से मिलता चाहे वो पीपल्स पार्टी का भी हामी होता है वहां पे कराची में, वो भी एक डिप्रेस और मायूस मिलता है। सबको पता था कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा और हम कुछ कर नहीं सकते। ये बेबसी की कैफियत जो बड़ी खौफनाक है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो सिंध के लोग हैं, खासतौर पर देही सिंध के, क्योंकि हम अंदरून सिंध कहते हैं तो हमारे सिंधी भाई नाराज हो जाते हैं कि अंदरून सिंध क्या होता है। तो चलो मैं भी एक रूरल सिंध की टर्म इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे देही सिंध वगैरह भी कहा जाता है। तो वो वहाँ के जो दानिश्वर हैं, लोग हैं, अरकान असेंबली हैं, जो भी व्हाट्सएवर जितने भी लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी को प्रेशर डालें कि अल्लाह के बंदो, कराची के ऊपर सिंध का हिस्सा रखना है तो यहाँ पे कुछ काम करो, यहाँ पे फंड लगाओ।
नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली कराची इतना बड़ा, देखें कराची सिर्फ ये नहीं, मैं इसको सिर्फ ये नहीं देखता कि वो एक माशी हब है, मुल्क चला रहा है, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, अहम बात है, लेकिन कराची बहरहाल 2-2.5 करोड़ वैसे तो कहा जाता ज्यादा है शायद, लेकिन 2.5 करोड़ तो कम से कम है ही ना लोग, वो 2.5 करोड़ लोग हैं, वो इंसान है 2.5 करोड़, मतलब उसे आप इंसानी हवाले से भी देखें ना, कितना बड़ा अलमिया है कि उन लोगों का के लिए कुछ भी ना हो, सेहत की, तालीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक के मसाइल, स्ट्रीट क्राइम, कोई अदारा वहाँ बचा ही नहीं है ऐसे, जहाँ पे हर जगह बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, पार्क तक बर्बाद है। और अभी कराची में जो सानिया हुआ है, मेरे ख्याल में उस सानिया के बाद तो हिल के पूरी कौम रह गई है, उसके बाद भी अगर इतना कोल्ड इनका बिहेवियर। जी ये तो वो आग बहुत शदीद इस तरह की हुई ना कि वो बहुत बड़ा खौफनाक बन गया, लेकिन आप फिगर्स देखें ना पिछले 2 सालों में ये कि 2000 से ऊपर आग मुख्तलिफ आतिशबाजी वाकयात हो चुकी हैं, वो छोटे लेवल के थे, जाने भी उसमें गई हैं, लेकिन वो छोटे लेवल के थे, इतने मीडिया पे आए नहीं ज्यादा। तो मकसद ये है कि जब इन्होंने बिल्कुल फायर ब्रिगेड, मतलब किसी भी सिस्टम को देखें, जो बुनियादी सिस्टम है सेहत की और तालीम के और सड़कों वाले, जब यही तबाह हो जाए तो बाकियों की तरफ क्या तवज्जो देनी है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है, और अगर इसमें 18वीं तरमीम में इख्तियारात इनकी कम करने पड़े, बल्दियाती इदारों को बख्तियार बनाना पड़े तो बनाएं, और ये काम एस्टेब्लिशमेंट का है। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर दबाव डाले, वफाक को चाहिए, मुस्लिम नून को चाहिए, तमाम पार्टियों को चाहिए कि उनको आगे हाथ जोड़े, मिन्नत करने, तरला करें, उन्हें डराएं, धमकाएं। सही आपका पॉइंट आ गया वाक़ई साहब। अगर पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं कर रही है, इतने सालों में कुछ नहीं हो सका, तो फिर सवाल ये है कि आखिर कराची का वाली वारिस है कौन? कराची की आवाम का आखिर कसूर क्या है? देखिए, एक बात तो सबको पता है और समझनी भी चाहिए सबको कि वज़ारत आला के बाद सिंध में जो सबसे बड़ा एक अहम ताज है ना, वो कराची की मकामी हुकूमत की सरबराही है। उसके लिए कितनी जंगें होती हैं जमात इस्लामी के दरमियान, MQM और पीपल्स पार्टी की। अब इसके पीछे वजह क्या है? असल में इतना बड़ा फंड है, इतना बड़ा पैसा है, इतना बड़ा बजट है कि तीनों पार्टियों की कोशिश होती है कि किसी तरह से ये हमारे हाथ में आ जाए। भाई कोई भी ले ले, अगर वो आवाम पे नहीं ना लगाएंगे, जो वाकई इस वक्त कराची की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बाकी सड़कें वगैरह ये सब तबाही और बर्बादी है। तो बात ये है, जब आप मेयर का इतना बड़ा ओहदा लेते हैं और आपको मिल जाता है और आप उस पर कुछ नहीं करते, तो फिर ये बताइए कि फिर कौन करेगा? अब इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये ओहदा लिया तो बहुत बढ़ के और बहुत उनके बड़े बड़े दावे थे कि हम कराची को तब्दील करके रख लेंगे। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तो वहाँ सफाई का बहुत बड़ा इशू था, नालों में कितना अभी भी है वाक़ई साहब, अभी भी है जी। हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में तो आग लगने का वाक़या हो गया। आप देख लें कि वहाँ फायर ब्रिगेड के क्या हालात हैं। अब आज जमात इस्लामी के अमीर ने उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक दफ़ा ये बात बताई थी कि जो कराची के अंदर फायर ब्रिगेड है उसके बहुत बुरे हालात हैं। जाएं, कोई जाके चेक करें। आप मुझे बताइए, मेयर साहब नहीं चेक करेंगे तो और कौन करेगा? भाई उन्हीं का ही फ़र्ज़ है ना, लोगों को बचाएं, उनकी उनके मालो दौलत को बचाएं, उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करें। जब वो नहीं करेंगे तो हालात वहाँ ख़राब हो जाएंगे। भाई आप फिर दूसरे को भी नहीं करने देते, ना जमात इस्लामी को कामयाब होने देते। ये जो जंग है ना तीनों पार्टियों के अंदर, मैं असल बात तो बताऊं, इस जंग ने ही कराची को तबाह कर दिया है। जब तक ये तमाम लोग मिलके ईमानदारी के साथ किसी तरह आपस में बैठ के एक पेज पर बैठ के, ये कराची का हल है ही एक कि ये सारे लोग ईमानदारी के साथ किसी तरह से बैठ के और अपने नामुमकिन ही समझे फिर है तो बहुत मुश्किल। लेकिन देखें, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी, पूरा मुल्क वहां से चल रहा है। हमारे पास एक ही सबसे बड़ी पोर्ट है, और आपको पता है पोर्ट वाला जो शहर होता है वो किसी भी मुल्क का की रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे ही तो अगर हम कराची को कमजोर कर देंगे, अगर हम कराची को खो देंगे, उसको ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो फिर हमारी जो इकोनॉमी है जाहिर है उस पर बड़ा शदीद उसका रद्द अमल आएगा हमारे सामने। तो बेहतर ये है कि अगर जमात इस्लामी भी अपना अपना हिस्सा डालें, आप बैठ जाए, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे पर तनकीद करने की बजाय अपना हिस्सा डालें, एक पेज पर हों और कराची के लिए, कराची के आवाम के लिए कुछ करें। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे ऑपोजिशन को, क्या ऑपोजिशन जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रही है, लग ऐसे ही रहा है, पैनल क्या राय रखते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर लेते हैं अपोजिशन की। 8 फरवरी बहुत करीब है, 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट को अपोजिशन लीडर भी मिल गया है। सवाल अब हमारा ये होगा कि क्या पार्लिमानी सियासत होनी चाहिए या एहतजाजी सियासत की तरफ ही इनका रुझान होना चाहिए, कौन सी चीज़ इनके लिए फेवरेबल है। खाकवानी साहब की टेक ले लेते हैं। खाकवानी साहब, कैसे देखते हैं आप 8 फरवरी अब बहुत करीब है, 8 फरवरी को क्या होने जा रहे हैं? और अब अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रही है और खुद चाह रहे हैं कि हम जेलों में जाएं। आप समझते हैं कि ऐसा ही है? देखें, जेल भरो तहरीक एक पहले चलाई गई थी उसका खान साहब के होते हुए, उस वक्त भी ये बुरी तरह नाकाम हो गई थी। आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी लेकिन वो बात बनी नहीं थी। तो जेल भरो तहरीक, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ एक बड़े लेवल पे कोई जेल भरो तहरीक चला सकती है। और ये तो खुद अगर ये वाक़तन करने लगे हैं तो ये तो अपने लिए बहुत ही मुश्किल पता कर जाएंगे, क्योंकि जो इनके पास बच्चे कुछ कारकुन हैं या जिन बेचारों पे मुकदमे नहीं है, उन सब पे भी मुकदमे करवा के या उनको जेलों में पहुंचा के तो पार्टी अपने लिए नुकसान ही करेगी। एहतजाज अलबत्ता ये कर सकते हैं, जो करना चाहिए पूरा एहतजाज करना चाहिए। बल्कि क्योंकि 8 फरवरी को बसंत भी यहाँ लाहौर में एक मौसम होगी, तो यहाँ पे तो अब मैं देख रहा था कि काफी पंजाब हुकूमत ने सख्त कानून बना दिए और काफी पाबंदी लगा दिया कि पतंगों पे किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रही है कि ये तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब की तस्वीरों वाली पतंगे उड़ाएंगे और इस तरह के ये इस तरह के काम मुझे लगता है कि इस तरह एहतजाज होंगे। क्योंकि आप जितनी मर्जी पाबंदी लगा दें, जब रात को बसंत की रात को पतंगे उड़ रही होती हैं तो कौन चेक कर सकता है कहाँ है पतंगे। ये पतंगों की दुकानों को तो पकड़ा जा सकता है इसी पतंगों को, लेकिन ज़ाहिर है खुफिया तौर पर पतंग बनाना कौन सा मसला ऐसा कि, और आज के दौर में जब हर एक के पास कंप्यूटर भी आम है और प्रिंटर भी आम है और वो तो करके, तो ये इस तरह का मुझे लगता है कि एहतजाज इस तरह का जब पोलिटिकल एहतजाज हो। अब जो कि महमूद हसन चगधरी हैं अपोजिशन लीडर, तो वो आकिन असम्बली भी उसमें शामिल हो सकते हैं एहतजाज में। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी ठीक है, अगर एहतजाज करते हैं पुरअमन पीसफुल अपना एहतजाज, और हुकूमत को भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। मेरे ख्याल में एहतजाज एक पुरअमन एहतजाज होने देना चाहिए। लेकिन जेल भरो तहरीक बहुत मुझे तो खतरनाक हरकत लग रही है, मतलब पार्टी के लिए खतरनाक और नुकसानदेह। उसमें हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा, कितने लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, कितने दे देंगे। मेरा तो नहीं ख्याल 10,000 भी मतलब अगर गिरफ्तारियां करते हैं बहुत बड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी होंगी। सही। वाक़ई साहब, आप क्या समझते हैं? जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है, अपोजिशन अगर ऐसा करती है तो क्या इस दफ़ा फ़ायदा होगा इन्हें? और वाकई जिस तरह से 8 फरवरी को बसंत भी है, तो एक तरफ एहतजाज, दूसरी तरफ बसंत, फिर बहुत सी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, क्या होने जा रहा है? बड़ा ही गलत दिन उन्होंने चुना है कि उस दिन दफ़ा 144 भी होगी। और जैसे खाकवानी साहब कह रहे हैं कि पतंग का पता नहीं चला, मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी लेके सामने आ गए हैं। अच्छा। और पुलिस जो है वो लोगों को ड्रोन के ज़रिए पहले भी पकड़ लेगी, अगर कोई बसंत से पहले कोई पतंग उड़ाता है, और रात को भी वो कोशिश करेंगे कि वो लोकेशन निकालें और उन घरों के मालकान से पूछा जाएगा। इस दफ़ा जो SOPs बनाए जाएंगे वो बड़े सख्त होंगे इस पतंगबाजी के लिए। अब बात ये है कि 8 वैसे एक प्रोग्राम होना चाहिए, हाँ जी, अपनी आवाम को वैसे अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि उस दिन क्या होने वाला है और आप किस तरह कौन कौन से काम नहीं करेंगे। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन तो लोगों के पास होनी चाहिए। सही। अब बात यह है कि देखिए 8 फरवरी को आप इसको यौम एहतजाज कह लें या जेल भरो तहरीक वाली बात, मेरा नहीं ख्याल अब इनके अंदर इतनी कोई हिम्मत रही हो। जो बिल्कुल सही बात है, जो जो छोटे मोटे कोई बचे खचे जो कारकुन है, अगर वो भी जेलों में चले गए तो फिर तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। भाई बात ये है कि जब तक हम कब से कह रहे हैं कि जब तक ये टेबल पर नहीं बैठेंगे, जब तक एक सबकी मर्जी से ही सारा कुछ होगा, आप उसमें गवर्नमेंट को भी बिठाएं, तमाम लोगों को बिठाएं, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। आप जितना मर्जी एहतजाज कर लें, PTI इससे कई दर्जे ज़्यादा एहतजाज कर चुकी है। आपको इस्लामाबाद के वाक़यात का भी पता है, इसके अलावा भी कितने कितने बड़े वाक़यात हुए, फायरिंग हुई, कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, कितनी दुनिया ज़ख्मी होगी, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन वो नताइज नहीं हासिल हो सके। देखिए इसके पीछे भला क्या असल उनकी गेम क्या है? वो कहते बानी PTI को रिहा करें। भाई बानी PTI ने अगर इस तरह रिहा हो रहा होता ना तो वो कब का रिहा हो चुका होता। तो इस प्रेशर से हुकूमत बानी PTI को रिहा करने वाली नहीं। अच्छा वाक़ई साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह से बानी रिहा नहीं होंगे तो फिर क्या तरीका है, क्या लाहे अमल होना चाहिए? सिर्फ एक तरीका है, कुछ लो कुछ दो।
اب اگر یہ کہیں جو ان کی بنیادی شرط نمبر 1 ہے مذاکرات کی کہ جی پہلے یہ حکومت ختم کی جائے اور سارا کچھ توڑ پھوڑ کے ہمیں سامنے لایا جائے، لیکن ناممکنات کی جب آپ کریں گے نا اپنی وہاں سے شروعات کریں گے، وہ آپ کی شرائط ہوں گی تو وہ شرائط تو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ بیٹھیں گے، کچھ دیں کچھ لیں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں، ان کو کہیں کہ جی ہمیں یہ چیزیں منظور ہیں، یہ چیزیں منظور نہیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ اس بات پہ منا لینا کہ جی جو الیکشنز ہیں وہ جلدی کروا لیں، تھوڑا سا مطلب 1 سال 1.5 سال پہلے کروا لیں تو شاید ان کو کچھ بہتر نتائج مل سکے۔ لیکن دوسری طرف سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری ساری باتیں بھی مانی جائیں لیکن ہمیں کچھ نہ کرنا ہے، ہماری شرائط پہ مانا جائے، اور جو حکومت ہے وہ اس پہ اگری نہیں ہو رہی۔ خاقانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے، شرائط کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم بات کریں گے ٹرمپ نے جو کچھ شرائط عائد کی ہیں ایران پر، وہ کیا شرائط ہیں، کیا ایران انہیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، جانیں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امریکی میڈیا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران سے نئی ڈیل کے لیے 4 شرائط عائد کرنا چاہتی ہے۔ یہ شرائط کیا ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں، اس کے بعد آئی آر ایکسپرٹ انزا ثاقب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے ہم ان کی رائے جان لیں گے۔ شرائط یہ ہیں، نمبر 1 یہ کہ افزودہ یورینیم کی ایران سے مکمل منتقلی، دوسرا مقامی سطح پر یورینیم کی افزودگی کو روکنا، تیسرا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی حد بندی کرنا، اور چوتھا علاقائی پراکسی سے تعاون بند کرنا شامل ہے۔ بہت شکریہ انزا صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں ممکنہ طور پر، کیا ایران ان شرائط کو مانے گا؟ کیا کوئی ملک اپنی دفاعی صلاحیت خود چھوڑنے پر تیار ہو سکتا ہے، اور ایران جیسا ملک؟ دیکھیں، پہلی چیز جو ہے نا، ہم پہلی شرائط کا جب ذکر کرتے ہیں نیوکلیئر پروگرام جہاں زیرو انریچمنٹ کی بات آتی ہے، تو دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا سب سے زیادہ بڑی بنیادی ڈیمانڈ یہی تھی کہ ایران زیرو یورینیم انریچمنٹ پر جائے، یعنی نیوکلیئر پروگرام صرف پیسفل انرجی کے لیے محدود ہو، ویپنز کیپیبلٹی بالکل ختم کر دے۔ اب اس کی obviously اسٹریٹجک فریمنگ یہی ہے کہ یہ کنڈیشن ایران کو تھریش ہولڈ نیوکلیئر اسٹیٹ بننے سے روکنے کی کوشش تھی۔ obviously وہ اپنی اینڈ سے جو اسٹریٹجک ڈیل کر رہے ہیں۔ ایران نے دیکھیں، ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ ابھی ان دا لائٹ آف دا ریسنٹ جتنے پروٹیسٹ وہاں پہ ہوئے ہیں، اور وہ obviously اسٹارٹ وہیں سے ہوئے تھے کہ اکنامک کولیپس ہو گیا ہے۔ سو وہ اب ٹرمپ کی آئی تھنک جو پالیسی ہے نا جی، وہ اس طرح ایز این اگریسر، پرو وار اگریسر نہیں ہے، لیکن وہ obviously لائک سینکشنز، اور جتنے زیادہ آپ دیکھیں کہ لٹرلی جو ایک تہران کے گرینڈ بازار سے شروع ہوتی ہوئی چیز وہ کہاں تک پہنچ گئی، اتنے مطلب لائک ہنڈریڈز آف شہروں میں۔ سو آئی تھنک جو سیکنڈ پارٹ ہے نا جی کہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو کمپلیٹلی رول بیک کیا جائے۔ دیکھیں، دوسری شرط، جب ایران اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام بند کرتا ہے تو obviously یہ بڑی بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ میزائلز جو نیوکلیئر ڈیلیوری کے اصل ذریعہ ہوتی ہے۔ سو امریکہ کے لیے جو میزائل پروگرام ہے، ایران کی نیوکلیئر ڈیل کا ایک ہڈن ڈینجر ہمیشہ سے رہا ہے، اور آئی تھنک کہ یہ ایک اس کو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی اسٹریٹجک فریمنگ دے رہے ہیں کہ اوور آل ریجنل پیس کے اوپر اس کو بیس کر کے۔ اب جہاں ہم واپس جب ریجن کی بات کرتے ہیں تو وہاں ریجنل پراکسی وارفیئر بھی ہوتا ہے، سو اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ انفلوئنس کے آپریشنز ہیں۔ سو لائک اچھا انزا صاحب، اگر امریکہ اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہتا ہے تو جو ایران کے سیکیورٹی خدشات ہیں، کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی ایران کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں اس کا ایک بہت اسٹرانگ اینٹی ایران نیریٹو کا کاؤنٹر بھی بنتا ہے کہ یہ ضروری تھا، کہ ضروری یہ کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ صرف ایران کو کیوس کا سورس ماننا اس طور پر مت دیکھیں، اور آئی تھنک ویسٹ میں بھی اب یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایران کو ہر ریجنل رول سے مطلب خارج مان لیا جائے، کیونکہ امریکہ کی نیریٹو اکثر اپنے جیو پولیٹیکل گولز کو جسٹیفائی کرتی ہے، اور ہر پراکسی گروپ کا ایران صرف آپریٹر نہیں بلکہ رول پلیئرز کا ایک پارٹ بنا تھا۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا، لیکن وہ بھی پراکسی گروپ جو ایران کے ساتھ ہسٹوریکلی ایسوسیٹ کیے جاتے تھے جیسے حزب اللہ وغیرہ، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اب آج کل کے دور میں بڑے ویک ہو گئے۔ تو ریجنل انسٹیبلٹی کا اصلی سبب جو ہے نا اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے، مڈل ایسٹ، عرب ورلڈ ورسز ٹرکی ورسز رشیا، اور اب یو ایس کا سب جگہ اسٹریٹجک فٹ پرنٹ ہے ایران کے علاوہ۔
सो वहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेशर और डिप्लोमेसी जो है ना दोनों जगह से देखनी होगी, सिर्फ रेट्रिक से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अंजू साहिबा हमारे साथ वागा साहब भी मौजूद हैं स्टूडियोज में, कुछ पूछना चाह रहे हैं। अंजू साहिबा ये बताइए कि ये जो सिनेरियो अमेरिका पूरी दुनिया में लेके आ रहा है, अपने दोस्त ममालिक को तो वो कुछ नहीं कहता, वहाँ जितने वहाँ एटमी निज़ाम चल रहे हैं, वहाँ कहीं मिसाइल बन रहे हैं, कहीं तजर्बात हो रहे हैं, मसलन उन्होंने आज तक इसराइल को नहीं पूछा, इसके अलावा कई दोस्त ममालिक को नहीं पूछा, तो ये मुस्लिम ममालिक के ऊपर ही इसका इतना दबाव क्यों है? और इसके साथ मुझे ये बताइए कि चाइना क्या कर रहा है और दुनिया के दूसरे जो मजबूत ममालिक हैं वो खामोशी से क्यों बैठे हुए हैं? क्या उनको ये नहीं इल्म कि इस तरह तो अमेरिका जो वो पूरी दुनिया में अपनी कुव्वत के लिहाज से छा जाएगा? जी 100%। देखें चाइना और रशिया का जो एंगल है ना जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, यूएस ईरान के स्टैंड ऑफ में हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ दो मुल्कों का मौजूदा मसला नहीं है, इसमें चाइना और रशिया का भी स्ट्रेटेजिक रोल है। बीजिंग ईरान के साथ एनर्जी और ट्रेड टाइज भी बढ़ा रहा है और मॉस्को मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है। यूएस सैंक्शंस और मैक्सिमम प्रेशर को देखते हुए चाइना ने ईरान को एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर कंसोलिडेट किया है, जिससे तेहरान को सैंक्शंस का प्रेशर का एक थोड़ा सा बफर कहीं ना कहीं मिलता है। और इस ट्राइलैटरल डायनामिक में अगर हम रशिया और चाइना दोनों ईरान को सिर्फ पार्टनर नहीं समझते बल्कि यूएस को बैलेंस करने के लिए एक लेवरेज के तौर पर भी यूज करते हैं, जिस तरह आपने मेंशन किया। अच्छा, जहां तक फेवरेटिज्म की बात है यूएस के हवाले से, तो देखें एट द एंड ऑफ द डे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो अभी स्पेशली जो राइजिंग सिग्निफिकेंस है वेयर यूएस इज नो लॉन्गर द ओनली हेजेमोनिक सुपर पावर इन द वर्ल्ड, के हमने देखा है कि वहाँ चाइना भी इमर्ज कर गया है, रशिया की भी स्ट्रेटेजिक डील्स है, तो यूएस अब डेफिनेटली ना सिर्फ अपने प्रीवियस पार्टनरशिप्स को सैल्वेज करने की कोशिश कर रहा है बल्कि उन सारी न्यू पार्टनरशिप्स को भी फोर्ज करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ और सिर्फ देखिए। अच्छा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में मुख्तलिफ ममालिक ने शमूलियत भी इख्तियार कर ली है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। मुस्तकबिल आप इसका कैसे देखती हैं? वो ममालिक जिन्होंने इनकार किया, ख़ासतौर पर यूरोपीय ममालिक की अगर हम बात करें तो क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, एक तो ये ऑब्वियसली बैकलैश आया है कि जी आप किस तरह से आपने क्यों जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू को आपने शामिल किया है, जो परपेट्रेटर है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, कोई भी लॉन्ग लास्टिंग पीस ना कुछ चीजें होती हैं जो रेट्रिक होती हैं, यानी कि हमने किसी थर्ड न्यूट्रल कंट्री में बैठ के कोई पीस अग्रीमेंट साइन किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ चीजें ना वो उनकी लीगैलिटी नहीं होती जो इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको बाउंड करे पीस के लिए। तो अगर हम ये वाली बात करते हैं कि पाकिस्तान का इसमें जो रोल होना, तो आई थिंक एक बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है। और अगर हम देखते हैं कि वाई नेतन्याहू एंड वाई एंगेजिंग हिम ऑन द टेबल, तो जी हमने जब गटर साफ करना होता है ना तो हमने अपने हाथ भी गंदे करने होते हैं, हमने अपने आप को वहां भी उसी कंडीशन में भी डालना पड़ता है। नेतन्याहू के अलावा ये लॉन्ग लास्टिंग पीस कभी भी नहीं हो सकती थी। अच्छा, तो ये बताइए, कड़वा दूध पीना पड़ा था। अंदर साहब जरा ये बताइए कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इस सूरत हाल में चाइना का और रशिया का क्या रद्द अमल होगा? आपको क्या महसूस होता है इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है पूरी दुनिया में? अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? जी देखिए, ये आई थिंक के ट्रम्प की जो ईरान पॉलिसी है ना वो मैक्सिमम प्रेशर पे मबनी है। अच्छा। तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना चाहता है, टेरर और प्रॉक्सी वॉर्स बंद करवाना चाहता है एज पर जो वेस्टर्न नैरेटिव चल रहा है, और मतलब वेरीफाइबल चेक्स लगवाना चाहता है। ये अप्रोच ना कोर्सिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पे you have to realize कि the fear of war is actually more profitable than war itself. सही, बहुत शुक्रिया अंजा साकिब साहिबा, आप माहिर सिक्योरिटी उमूर हमारे साथ मौजूद थी और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।